सो लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्लिकली इट्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंज होता है ये फिर से एक बार देखेंगे। ओके, सो the physical quantities which changes in the refraction. Okay, the quantities which changes in refraction रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंज होता है देखिए। फर्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज जनरली डिनोटेड बाय द लेटर सी। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो लाइट का वेलोसिटी चेंज होता है। एंड उसमें मैंने आपको बताया है कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा रहती है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम रहती है। ओके, सो सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है वो एयर में रहेगी या फिर वैक्यूम में रहेगी। एंड वेलोसिटी इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा रहती है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड डेंसर मीडियम या फिर रेयर मीडियम ये वर्ड कैसे रहते हैं? कंपैरिजन में रहते हैं। कंपैरिजन मतलब ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम भी हो सकता है या फिर रेयर मीडियम भी हो सकता है। एज कंपेयर टू डायमंड, डायमंड से हमने कंपेयर किया तो ग्लास क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम हो जाएगा। एंड एयर से कंपेयर किया, एयर से कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा? ग्लास विल बी डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी बढ़ जाती है, डेंसर मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी कम होती है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल, इफ लाइट travels from glass to डायमंड, देखिए अगर लाइट ग्लास से डायमंड में जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभी ग्लास एंड डायमंड का कंपैरिजन किया तो ग्लास क्या हो जाएगा? इन दोनों के कंपैरिजन में ये रेयर मीडियम हो जाएगा एंड डायमंड क्या हो जाएगा? ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ओके, सो इस तरह से थिंक करना है। या फिर इफ लाइट, अगर ऐसा बोला, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ओके, ग्लास टू वाटर, तो यहां पे अभी क्या हो जाएगा? ग्लास टू दी वाटर। आप बता सकते हैं अभी इसमें क्या हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पे वाटर एंड ग्लास का हमने कंपैरिजन किया तो इन दोनों में कंपैरिजन में ग्लास क्या है? थोड़ा सा डेंसर मीडियम है एंड वाटर क्या है? कंपैरेटिवली रेयर मीडियम है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ग्लास से वाटर में लाइट ट्रेवल करती है, ग्लास मीडियम से वाटर मीडियम में जाती है तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी एंड यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीजेस। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट एंगल का क्या होता है, ये भी हमने देखा है। एंगल तो हमेशा रेयर मीडियम में एंगल ज्यादा रहता है, डेंसर मीडियम में एंगल कम रहता है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहने दो, क्योंकि एक मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो रेयर मीडियम में एंगल क्या होता है? हमेशा ज्यादा रहता है एंड डेंसर मीडियम में एंगल कम रहता है। ओके, एंगल इन रेयर मीडियम इज मोर। ठीक है, थर्ड देखा था वेवलेंथ का क्या होता है? वेवलेंथ। ओके, सो दिस वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। करेक्ट है ना? वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जैसे वेलोसिटी चेंज होता है वैसे ही वेवलेंथ भी चेंज होता है। एंड वंस अगेन रेयर मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होता है।
Okay, so wavelength changes in refraction, wavelength changes. Okay, and once again more in rarer medium, more in rarer medium. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक बार मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर वेवलेंथ इन वाटर लैम्बडा डब्ल्यू है एंड वेवलेंथ इन ग्लास लैम्बडा जी है. ओके, वेवलेंथ इन वाटर कितना है? लैम्बडा डब्ल्यू, एंड वेवलेंथ इन ग्लास है लैम्बडा जी. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा आ जाएगा? मतलब फर्स्ट ऑप्शन मैंने ग्रेटर देन दिया, सेकंड ऑप्शन लेस देन, थर्ड ऑप्शन इक्वल टू, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा? हाँ, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो वाटर एंड ग्लास के कंपैरिजन किए, वाटर और ग्लास में कंपैरिजन किया तो वाटर क्या रहता है? रेयर मीडियम रहता है, एंड ग्लास क्या रहता है? डेंसर मीडियम रहता है. ठीक है, तो रेयर मीडियम में वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा रहती है. ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता रिफ्रैक्शन में. ओके, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज मतलब जितना फ्रीक्वेंसी एयर में होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी वाटर में होगा या फिर ग्लास में होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो. एंड कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको बताया. कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन द वेवलेंथ. ओके, एंड देयरफॉर कलर आल्सो डज नॉट चेंज. ओके, color doesn't change. Okay, when light travels from one medium to another medium, color does not change. Okay, we can see same color. ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट, next is laws of refraction. तो रिफ्रैक्शन के 3 लॉज है, आप सभी को वो पता है. उसमें से फर्स्ट लॉ कौन सा है? देखिए, the incident ray, normal and refracted ray all lie in the same plane. Okay, incident ray, normal and refracted ray, incident ray, normal and refracted ray all lie in same plane. Okay, so this is the first law. and ये लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है ये भी हमने देखा है. so first law वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? I cap dot in bracket r cap क्रॉस n cap, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 आता है. इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ पे आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे. एंड एन कैप क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल है. ओके, फ्रीक्वेंसी कोई भी फेनोमेनन में चेंज नहीं होती. ओके, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती, लेकिन दूसरे कुछ फेनोमेनन है जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन एंड रामन इफेक्ट, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है एंड कॉम्पटन इफेक्ट के बाद इमिट होने वाली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है. वो लाइट का डिफरेंट फेनोमेनन है. आप वो एटम्स टॉपिक में स्टडी करेंगे, एटम या फिर ड्यूअल नेचर नाम का टॉपिक है उसमें स्टडी करेंगे. रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. फ्रीक्वेंसी चेंज होने का एक ही फेनोमेनन है, कॉम्पटन इफेक्ट एंड रामन इफेक्ट. ओके, वो बाद में हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आर कैप डॉट इन ब्रैकेट आई कैप क्रॉस एन कैप, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और एन कैप डॉट इन ब्रैकेट आई कैप क्रॉस आर कैप, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. ओके, सपोज ये नॉर्मल है इस तरह से. ओके, सपोज दिस इज अ नॉर्मल लाइक दिस. तो इंसिडेंट रे विल बी ऑन वन साइड like this of the normal and refracted ray will be on another side. एक साइड पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, दूसरे साइड पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, अगर ये नॉर्मल है तो इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. ओके, अभी इस पर ऐसा भी एक एमसीक्यू है. एमसीक्यू क्या है, देखिए, अगर इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक ही साइड पर अगर आते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है. मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, देखिए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे हमेशा कैसे रहते हैं, नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहते हैं. मतलब इंसिडेंट रे अगर एलएचएस को है तो रिफ्रैक्टेड रे आरएचएस को रहेगा. एंड सपोज ऐसा हमने डायग्राम एक एमसीक्यू में सपोज ऐसा डायग्राम दिया है, दिस इज द इंसिडेंट रे, सपोज दिस इज नॉर्मल एंड सपोज दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. तो यहां पे ये ऐसा कब होता है, ऐसा हो सकता है क्या? ओके, ऐसा कब होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नहीं, ये मिरर तो नहीं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है. ओके, रिफ्रैक्शन है. तो ये कब होता है? ये होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए. नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं रहता. अगर मतलब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है. मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज अपोजिट साइड्स ऑन द नॉर्मल, एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे अगर सेम साइड पर होते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नेगेटिव आता है. ओके, नेगेटिव क्यों आता है वो आप म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर यूज करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं. ओके, बाद मतलब ये थर्ड लॉ होने के बाद हम ये चेक करेंगे नेगेटिव आता है क्या. ओके, अभी थर्ड लॉ क्या है, देखिए, थर्ड लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ. रिफ्रैक्शन का जो थर्ड लॉ है ना, उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं हम. ओके, तो ये स्नेल्स लॉ क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant. Ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. Okay, SIN ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म रहता है, SIN ये फुल फॉर्म रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए. जैसे साइन का एक्चुअली लॉन्ग फॉर्म है SINE, साइन. कॉस का लॉन्ग फॉर्म क्या रहता है पता है ना? कोसाइन रहता है. एंड टेन का लॉन्ग फॉर्म क्या रहता है? टेंजेंट. पता है ना ये? तो स्नेल्स लॉ क्या है? थर्ड लॉ क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. सो देयरफॉर साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस कांस्टेंट is called as refractive index, RI. इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में स्टडी करेंगे.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में उसको R डॉट I डॉट लिखते हैं, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। एंड इसको डिनोट करने के लिए हम म्यू सिंबल यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज म्यू, इट इज नॉट यू, इट इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू सिंबल यूज करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन, इट कम्स फ्रॉम द स्नेल्स लॉ। ओके, इसका पहला डेफिनेशन स्नेल्स लॉ से आता है। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ये सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फर्स्ट डेफिनेशन है, which comes from the Snell's law, okay, and first definition is that for a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is called as refractive index. So this is the first definition. देखिए मैं first definition लिखता हूं, for given pair of medium, the ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is called as refractive index. Okay, so mu is equal to, first इसका फॉर्मूला आता है mu is equal to sin I by sin R. ओके, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड उस एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ेगा, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के बाद इसका sin I by sin I का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड इन दिस वे वी गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू sin I by sin R। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें एक कांस्टेंट मिलता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते कैसे हैं, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के रिलेटेड होती है, इट इज रिलेटेड फॉर द पेयर ऑफ मीडियम, एंड देयरफॉर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते वक्त दोनों मीडियम लिखने ही पड़ेंगे, दोनों मीडियम लिखने पड़ेंगे। मीडियम कहाँ पे लिखते हैं, देखिए, तो एक मीडियम म्यू के आगे लिखेंगे और दूसरा मीडियम म्यू के पीछे लिखेंगे। ओके, सो जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिटन लाइक दिस, ओनली म्यू लिखना मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। 1 म्यू 2 मतलब म्यू के साथ आपको दोनों मीडियम लिखने पड़ेंगे, एक आगे और एक पीछे, एंड इसको रीड कैसे करना है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इस तरह से इसको रीड करना है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड रिमेंबर। ओके, इसके और कुछ एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल W म्यू जी मैंने लिखा, W म्यू जी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरह से इसको रीड करना है। या फिर A म्यू जी लिखा, सपोज A म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जी मतलब जनरली हम ग्लास के लिए यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, ए मीन्स एयर, ठीक है। या फिर ओनली ऐसा ही लिखा, मतलब एक ही मीडियम लिखा, तो यहां पे भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी,
अगर यहाँ पे एक ही मीडियम हमने लिखा तो मीडियम कहाँ पे लिखते हैं, वो म्यू के आगे लिखते हैं, म्यू के आगे ही लिखना है एक ही मीडियम लिखा तो। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा रिलेटेड टू टू मीडियम रहता है, तो यहाँ पे आगे जो मीडियम रहेगा ना वो क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट वैक्यूम रहेगा। तो इसको कैसे रीड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर, वैक्यूम भी लिख सकते हैं या फिर एयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, with respect to vacuum or with respect to air. So in this way refractive index is written and it is read. ठीक है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकेंड डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकेंड डेफिनेशन क्या है देखिए, 1 म्यू 2 is equal to C1 by C2. So this is also a very important definition of the refractive index. ये हमें कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अभी यहाँ पे हमेशा देखिए सी ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए। सी इज द सिंबल यूज्ड फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या आता है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is defined as ratio of, कौन सा रेशियो है ये, C1 by C2 का रेशियो है। तो C1 मतलब रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू velocity of light in medium 2. So this is the second important definition of the refractive index. पहली डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। मतलब ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 by C2। मतलब पहले जो मीडियम आता है ना उसका वेलोसिटी न्यूमरेटर पर लिखना है, एंड दूसरा जो मीडियम आता है ना उसका वेलोसिटी डिनोमिनेटर पर लिखना है, ये ध्यान में रखिए। ओके, समझ में आया क्या, देखिए 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 by C2, इस तरह से ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 by C2, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 by C2, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 by C2। पहला मीडियम न्यूमरेटर पर रहना चाहिए, दूसरा मीडियम हमेशा डिनोमिनेटर पर रहना चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता चलेगा। सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ओके, सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज, वाटर में लाइट का वेलोसिटी दिया है सपोज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए वाटर में लाइट का वेलोसिटी कितना है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास भी दिया है, इट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। These are standard values, okay, you can remember these values। वाटर में लगभग इतना ही वेलोसिटी रहता है 2.25 इंटू 10⁸, एंड ग्लास में रहता है 2 इंटू 10⁸। ओके, ये वैल्यू ध्यान में रखिए हमेशा। तो वाटर का एंड ग्लास का वेलोसिटीज हमें दिया गया है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट W mu G। So this is the first question and G mu W, this is the second question। पहले W mu G निकालना है, उसके बाद G mu W निकालना है। ओके, या फिर डायरेक्टली मैंने लिखा है, डायरेक्टली ऐसा नहीं दिया जाता, ऐसा मतलब वर्डिंग में दिया जाता है कैलकुलेट। फिर एक बार देखिए, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, this is the first question, and calculate refractive index of water
with respect to glass. So these are the two questions. Okay, so this is the first question, this is the second question. Okay, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब जी म्यू डब्ल्यू लिखना है या फिर डब्ल्यू म्यू जी लिखना है, ये तो पहले आपको समझना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट लिखना है या फिर सेकंड लिखना है. पहले के लिए कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट या फिर सेकंड करेक्ट है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना है, तो ये निकालू या फिर सेकंड वाला निकालू, कौन सा करेक्ट है? हाँ, तो इसीलिए ये डिनोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब कैसे लिखना है. देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालना है, ग्लास निकालना है. विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, वाटर. तो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब आगे आता है, एंड जिस मीडियम का निकालना है ना वो इधर लिखना पड़ता है म्यू के बाद. ये पहले समझने वाली बात है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, जस्ट म्यू जी मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है ना, म्यू जी ओनली लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. एंड विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वो मीडियम आगे लिखते हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी, तो मैं मतलब मुझे पता चला कि मुझे डब्ल्यू म्यू जी निकालना है. करेक्ट है ना, डब्ल्यू म्यू जी निकालना है. समझ में आ रहा है क्या? देखिए, सिद्धेश मोरे का एक क्वेश्चन है, इफ वी कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेम मीडियम as per velocity formula we get 1. if we use the sine formula we get infinity. वन ही आ जाएगा ना, इन्फिनिटी किधर आता है सिद्धेश? पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में तुम्हारे क्वेश्चन पर आते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं. हाँ, अभी देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब डब्ल्यू म्यू जी निकालना है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, सी डब्ल्यू बाई सी जी लिखूं कि सी जी बाई सी डब्ल्यू लिखूं, बताओ. डब्ल्यू म्यू जी मतलब क्या लिखना है, सी डब्ल्यू बाय सी जी लिखना पड़ेगा. तो सी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 2.25 इंटू 10⁸ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸. तो यहाँ पे 10⁸ कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 2.25 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.125 विल बी द आंसर. ओके, दिस विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब ग्लास अभी आगे आ जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी जी बाय सी डब्ल्यू. ओके, सी जी बाय सी डब्ल्यू, तो 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10⁸. तो ये होता है 2 डिवाइडेड बाय 2.25. तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2.25. ओके, ये आता है 0.888 आता है, 0.88. ओके, तो इस तरह से आपको अगर वेलोसिटी दिया जाता है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो ये आप कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं. और एक क्वेश्चन लेते हैं. और एक क्वेश्चन इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 इंटू 10⁸। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड है सपोज 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to air. So this is the first question. Second question, refractive index of diamond with respect to glass. And third, refractive index of glass with respect to diamond. 3 कैलकुलेशन मुझे करने हैं। तो पहला क्या लिखूं मैं, बताओ? ए म्यू डी लिखूं कि डी म्यू ए लिखूं? पहला क्या लिखना है? पहला दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है एंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन डायमंड। ये चीज आपको ठीक से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सी हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय डायमंड हो गया 1.25 इंटू 10⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ जाएगा, इसको डिवीजन करना पड़ेगा 3 डिवाइडेड बाय 1.25 या फिर 300 डिवाइडेड बाय 125। 12 divided by 5. So this answer is coming to be 2.4. So refractive index of diamond with respect to air आता है 2.4. उसके बाद सेकेंड क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है। वंस अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालना है? डायमंड, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है? ग्लास। विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है। तो यहाँ पे Cg डिवाइडेड बाय C डायमंड। तो वेलोसिटी इन ग्लास है 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय डायमंड में वेलोसिटी कितना है? 1.25 इंटू 10⁸। तो यहाँ पे वंस अगेन 10⁸ कैंसल आउट हो जाएगा एंड 2 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इसका आंसर आता है 1.6। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, वंस अगेन क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है? डायमंड निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी इन डायमंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। ओके, तो वेलोसिटी इन डायमंड कितना है? 1.25 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास कितना है? 2 इंटू 10⁸। तो वंस अगेन यहाँ पे 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। 1.25 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.625 आ जाएगा। तो वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आया क्या? देखिए, अब तक कुछ डाउट है क्या? बोलिए, एनी डाउट? ओके, संदेश तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? इफ वी कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेम मीडियम एज पर वेलोसिटी फार्मूला वी गेट 1, करेक्ट? ओके, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मतलब C1 by C1 ही लिखना पड़ेगा ना, एंड वो क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या बोला है?
इफ वी यूज साइन फॉर्मूला वी गेट इन्फिनिटी। साइन फॉर्मूला यूज करने के बाद क्या होता है, देखिए 1 μ1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। तो इन्फिनिटी कहाँ पे, यहाँ पे 1 ही आता है ना, क्योंकि अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो पहले मीडियम में जितना एंगल रहेगा उतना ही दूसरे मीडियम में एंगल रहेगा, तो न्यूमरेटर उतना ही रहेगा, डिनोमिनेटर उतना ही रहेगा, तो 1 ही आ जाएगा ना। इन्फिनिटी किधर आता है, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करो या फिर साइन का फॉर्मूला यूज करो, 1 ही आंसर आता है। क्योंकि मीडियम चेंज होगा तभी एंगल चेंज होता है। मैंने बताया है रिफ्रैक्शन में एंगल कब चेंज होता है, मीडियम चेंज होने के बाद। रेयरर मीडियम में ज्यादा एंगल होता है, डेंसर मीडियम में कम एंगल होता है। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दोनों मीडियम अगर सेम है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले मीडियम में जितना एंगल रहेगा उतना ही दूसरे मीडियम में एंगल रहेगा। मतलब पहले मीडियम में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला से आंसर तो 1 ही आ जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेम मीडियम, आंसर कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है, इन्फिनिटी कभी नहीं आता आंसर। ओके ठीक है, एनी डाउट इन दिस केस? तो अब तक हमने दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे हैं। पहला कौन सा, म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दूसरा है दैट इज 1 μ2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी नेक्स्ट 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 का कौन सा देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें और कुछ फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। इंडेक्स का प्लूरल हो जाएगा इंडाइसेस। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड इज relative refractive index. Okay, so these are the two types of refractive indices, absolute refractive index and relative refractive index. ठीक है, अभी absolute refractive index क्या होता है, when refractive index is with respect to vacuum, जब refractive index with respect to vacuum रहता है उसको बोलते हैं absolute refractive index. Okay, refractive index with respect to वैक्यूम या फिर एयर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैक्यूम या फिर एयर। एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। ओके, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूं, तो आप मुझे बताइए ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर नंबर ऑफ एग्जांपल लिखता हूं ए बी, इसमें से रिलेटिव कौन से है, एब्सोल्यूट कौन से है, आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फॉर एग्जांपल
बताइए फर्स्ट वाला जो है वो रिलेटिव है क्या एब्सोल्यूट है? फर्स्ट वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है ना, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अगर वैक्यूम होता है तो एब्सोल्यूट रहता है। तो फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया एब्सोल्यूट। सेकंड वाला बताइए रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? ये रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे वैक्यूम नहीं है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं रहता ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव। तो ये हो गया रिलेटिव। थर्ड वाला बताइए रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? सी ऑप्शन, इट इज रिलेटिव, करेक्ट, ये रिलेटिव हो जाएगा। ओके, फोर्थ वन बताइए, फोर्थ वन क्या है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? फोर्थ वन, दिस इज एब्सोल्यूट। ओके, फिफ्थ वन कौन सा है बताइए? फिफ्थ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो ये भी रिलेटिव हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बताइए, लास्ट वाला। लास्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पे दिया नहीं गया है, मतलब यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, तो यहाँ पे ये क्या है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे दीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ओके, इसमें से करेक्ट क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, ऑप्शन से मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ सकता है? देयर कैन बी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान में रखिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट। देखिए एब्सोल्यूट का एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसके मुझे पहले बताइए ग्लास में वेलोसिटी कितना रहता है लाइट का, ग्लास में, ये तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ध्यान में रखिए, 2 × 10⁸, करेक्ट है ना। एंड वैक्यूम में कितना रहता है, वैक्यूम में कितना रहता है, 3 × 10⁸, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लाइट अगर मुझे ये फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एयर लिखता हूं, तो वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास लिखना पड़ेगा ना, करेक्ट है ना। तो वेलोसिटी इन एयर कितना रहता है, 3 × 10⁸ रहता है, एंड ग्लास में वेलोसिटी कितना रहता है, 2 × 10⁸ रहता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रहता है, ये ध्यान में रखिए, ओके, रिमेंबर दिस। तो आंसर क्या आता है, मोर देन 1 आता है, लेस देन 1 तो कभी भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि देखिए म्यू का वैल्यू लेस देन 1 कब आ जाएगा, न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, तभी आ सकता है लेस देन 1, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही रहता है, ये ध्यान में रखना है, ओके। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एब्सोल्यूट में ऊपर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन वैक्यूम आ जाएगा ना, एंड नीचे वेलोसिटी इन दैट मीडियम आ जाएगा डिनोमिनेटर पर, तो न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा रहता है और अदर मीडियम में कम रहता है ना, देयरफॉर न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर, न्यूमरेटर ऑलवेज ज्यादा आ जाएगा एब्सोल्यूट में, एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अभी रिलेटिव का बताइए, फिर रिलेटिव का, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, बताइए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
या फिर ऑल ऑफ दिस, लेस देन 1, मोर ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, ऑल ऑफ दिस। रिलेटिव का वैल्यू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आता है ऑल ऑफ दिस। ये ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, सभी हो सकता है। एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फॉर एग्जांपल ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सपोज मैंने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये तो रिलेटिव है। तो वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, तो वाटर में वेलोसिटी रहता है 2.25 इंटू 10⁸ एंड ग्लास में वेलोसिटी रहता है 2 इंटू 10⁸, तो ये वैल्यू 1.125 आ जाएगा। ये उल्टा किया मैंने, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाला सपोज, तो क्या हो जाएगा, CG/CW लिखना पड़ेगा मुझे, 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁸ हो जाएगा, दैट इज 0.8 आता है ना, 0.8। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो मीडियम डिफरेंट है, लेकिन लाइट का वेलोसिटी दो मीडियम में सेम रह सकता है। एग्जांपल है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन और ग्लास में लाइट का वेलोसिटी उतना ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लिसरीन, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एग्जैक्टली 1 भी आ सकता है। So in this way, there are two types of refractive indices, absolute refractive index and relative refractive index. तो absolute का वैल्यू हमेशा greater than 1 रहता है, and relative का वैल्यू greater than 1 भी रह सकता है, less than 1 भी रह सकता है, या फिर equal to 1 भी रह सकता है, ठीक है। It can never be 0, वो 0 नहीं हो सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर वेलोसिटी 0 जब हो जाएगा ना, तभी लाइट का वेलोसिटी अगर किसी मीडियम में 0 होता है, तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो सकता है। लाइट का वेलोसिटी उसके लिए 0 होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ रहेगा, नॉन ट्रांसपेरेंट में लाइट का वेलोसिटी 0 रहता है, तो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0, ऐसा हम बोल सकते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए। Okay, so this is all for today's lecture of the physics. Okay, नेक्स्ट पार्ट हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है।